हेलो स्टूडेंट, कक्षा 11 की केमिस्ट्री विषय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपन सबसे पहले परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। जैसा आपने जानते हैं, परमाणु जो होता है इसको सबसे पहले जॉन डाल्टन ने खोजा था 1805 के आसपास। 1805 से 1808 तक जॉन डाल्टन ने खोजा। आपने पढ़ा है परमाणु किसी भी पदार्थ का, किसी भी तत्व का, किसी भी यौगिक का वह छोटे से छोटा कण होता है। छोटे से छोटा कण या भाग जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। अर्थात जॉन डाल्टन ने ये बताया कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। क्या है? अविभाज्य कण है, ये बताया था जॉन डाल्टन ने। लेकिन बाद में कई वैज्ञानिक आए, उन्होंने परमाणु पे कार्य किया, कई प्रयोग किए और ये बताया कि परमाणु विभाज्य है, अर्थात इसका विभाजन किया जा सकता है। इसके दो भाग बताए। दो भाग कौन से? एक इसका केंद्रीय भाग और एक बाह्य भाग। तो जो जॉन डाल्टन ने कहा कि परमाणु अविभाज्य कण है, ये बात गलत साबित हो गई। परमाणु एक गोलाकार कण होता है। इसका जो ये केंद्र का भाग है, जिसे अपन नाभिक कहते हैं, क्या कहते हैं? नाभिक। ये इसका केंद्रीय भाग होता है और ये इसका बाह्य भाग होता है। अपन जानते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन, ये P बताता है प्रोटॉन को और N बताता है न्यूट्रॉन को। तो नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, न्यूट्रॉन उदासीन कण है। कैसे? ये होते हैं धनावेशित कण, अर्थात इन पे इकाई धनावेश पाया जाता है। न्यूट्रॉन होते हैं उदासीन या आवेश रहित। तो अपन ये कह सकते हैं कि परमाणु का जो समस्त धनावेश है, कंप्लीट जो इसका धनावेश है, वो नाभिक में पाया जाता है। और नाभिक के बारे में रदरफोर्ड ने बताया। सबसे पहले नाभिक के बारे में किसने बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था। अब नाभिक के चारों ओर का ये जो बाह्य भाग है, रिक्त भाग है, ये होता है रिक्त भाग। इसमें पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस रिक्त भाग में विभिन्न कोश या ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं। कोश या ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं। ऊर्जा स्तर के बारे में सबसे पहले नील्स बोर नाम के वैज्ञानिक ने बताया। इन्होंने इन्हें KLMN अक्षरों से शो किया था। तो परमाणु के जो बाह्य भाग है, इसमें विभिन्न ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं और इन ऊर्जा स्तरों में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, जो कि ऋणावेशित कण होते हैं। ऋणावेशित कण, इन पे -1 या इकाई ऋणावेश पाया जाता है। प्रोटॉन पे +1 इकाई धनावेश पाया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन इन ऊर्जा स्तरों में पाए जाते हैं और लगातार इस नाभिक के चारों ओर लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, गति करते रहते हैं, घूर्णन गति करते रहते हैं। ये एक परमाणु की संरचना होती है, जिसके केंद्र में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, समस्त धनावेश और बाह्य भाग में जो ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं, उनमें पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे पहले थॉमसन ने बताया। किसने बताया? J.J. थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। अपन देखें, प्रोटॉन के बारे में बताया था गोल्डस्टीन ने। नाभिक के बारे में बताया रदरफोर्ड ने। और जो न्यूट्रॉन है उसके बारे में बताया जेम्स चैडविक ने। और मैंने बता दिया परमाणु के बारे में जॉन डाल्टन ने बताया। तो परमाणु एक गोलाकार कण है जिसका केंद्रीय भाग जो होता है उसमें धनावेश पाया जाता है। धनावेश जो होता है वो प्रोटॉन के कारण होता है
केंद्रीय भाग में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 कण पाए जाते हैं। बाह्य भाग जो होता है उसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तरों में निश्चित वेग से इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अब किसी भी परमाणु में जितनी संख्या प्रोटॉन की है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं कि परमाणु उदासीन कण होता है। परमाणु क्या है? एक उदासीन कण है जिस पे किसी भी प्रकार का धनावेश या ऋणावेश, कोई आवेश नहीं पाया जाता। उदासीन है इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि इस केंद्र में जितना धनावेश होगा उतना ही ऊर्जा स्तरों में क्या पाया जाएगा? ऋणावेश पाया जाएगा। ये कब संभव है? जब जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या हों उसमें इलेक्ट्रॉन हो। अर्थात जैसे मान लीजिए बात करें सोडियम की, बात करें अपन, तो सोडियम परमाणु में 11 प्रोटॉन होते हैं, तो अपन ये कह सकते हैं इसमें 11 ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। 11 प्रोटॉन पे जो धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश इलेक्ट्रॉन पे होगा। दोनों आवेश जो हैं वो एक दूसरे को संतुलित कर देंगे और नेट आवेश जो परमाणु पे होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो ये एक परमाणु की संरचना होती है जो आपने पहले भी पढ़ी है। अब अपन बात करते हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में क्या बताया? नील्स बोर का परमाणु मॉडल या प्रतिरूप। तो नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के संबंध में अपना प्रतिरूप या मॉडल दिया या कुछ बातें बताई जिन्हें बोलते हैं इनकी परिकल्पनाएं। नंबर 1 यदि देखें तो नील्स बोर ने यह बताया कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर, नील्स बोर ने क्या बताया कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर ऊर्जा स्तर या कोष पाए जाते हैं। ऊर्जा स्तर या कोष पाए जाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन निश्चित वेग से नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। इन्होंने इन ऊर्जा स्तरों को या कोषों को अंग्रेजी के K, L, M, N अक्षरों से प्रदर्शित किया। अर्थात कहने का मतलब ये कि जो नाभिक के जो सबसे पास वाला जो कोष होगा वो K कोष होगा, इससे बाहर का जो कोष है वो L होगा, इससे बाहर का M, इससे बाहर का N। अर्थात अपन ये कहते हैं कि K पहला कोष है, L दूसरा कोष होगा, M तीसरा होगा, N चौथा होगा। तो इन्होंने ऊर्जा स्तर या कोष के बारे में बताया जिन्हें K, L, M, N अक्षरों से शो किया और ये बताया कि इन ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो नील्स बोर ने पहली बात क्या बताई कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाले ऊर्जा स्तर होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन लगातार एक वेग से चक्कर काटते रहते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक। नंबर 2 देखें। दूसरा, इन्होंने किसी भी कोष में इन्होंने ये बताया कि किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान निश्चित होता है। क्या बताया कि किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को 2n² सूत्र से ज्ञात करते हैं। क्या कहा? 2n² सूत्र से ज्ञात करते हैं। यहाँ पे जो n है, n बताता है ऊर्जा स्तर को, ऊर्जा स्तर या कोष को। तो इस सूत्र की सहायता से अपन किसी भी कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उसकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यदि n बराबर 1 है पहला कोष या K कोष, तो इसके लिए अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी
2 × 1 का स्क्वायर में n की जगह अपन ने 1 रख दिया बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कह सकते हैं कि जो नाभिक के पास वाला जो कोष है के कोष है, पहला जो कोष है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा जो पहले कोष जो होगा, पहला जो कोष है उसमें अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, न्यूनतम 1 रहेगा। n का मान यदि 2 रखें बोर के अनुसार L कोष, तो इसमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरा जो कोष है उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। n का मान 3 रखें। M कोष, इसमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन है वो आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। n बराबर 4 रखें। n कोष, इसमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आएंगे 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से इस सूत्र की सहायता से प्रत्येक कोष के अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या अपन ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन से लेके हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम जो शुरू के जो 2 तत्व है वो पहले कोष में आएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर लिथियम से लेके नियोन तक, क्योंकि लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नियोन में 10 होते हैं, तो लिथियम से लेके नियोन तक के जो तत्व होते हैं वो दूसरे कोष में आएंगे, इनके इलेक्ट्रॉन दूसरे में आएंगे। सोडियम से लेके आर्गन तक के तत्व तीसरे कोष में भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन इनके, ये आर्गन तक तीसरा भर जाएगा। और पोटेशियम से क्रिप्टॉन तक। इस प्रकार से अपन इस सूत्र की सहायता से प्रत्येक कोष के अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, ये बताया। ठीक। नंबर 3, फिर बोर्ड ने ये बताया, मान लीजिए 2 कोष है। एक होता है निम्न ऊर्जा वाला कोष, निम्न ऊर्जा का कोष, इसे अपन N1 कहें। एक होता है उच्च ऊर्जा वाला कोष, N2 यदि कहें। यदि इन दोनों के बीच का ऊर्जा अंतर है डेल E, यहां पे यदि इलेक्ट्रॉन स्थित है, तो इन्होंने ये बताया कि जब इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन की मूल अवस्था है, मूल अवस्था, तो ये बताया कि जब इस इलेक्ट्रॉन को अपन डेल E इतनी ऊर्जा दे दी जाएगी, ये ऊर्जा दी जाती है विकिरण ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, तो इतनी ऊर्जा का जब इसे प्रकाश देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस उच्च ऊर्जा स्तर में यहाँ पे क्या करेगा, संक्रमण कर जाएगा। कब? जब यहाँ पे ये ऊर्जा क्या करेगा, अवशोषित करेगा। डेल E बराबर ऊर्जा ये अवशोषित करके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। ये इसकी क्या होती है, अस्थायी अवस्था होती है। क्या है ये? अस्थायी। यहाँ पे ये स्थायी नहीं रहेगा, और जब ये यहाँ से वापस अपनी मूल अवस्था में जाएगा तो इतनी ही ऊर्जा का क्या करेगा, ये डेल E के बराबर ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। जितनी इसने ऊर्जा अवशोषित की है उतनी ही ऊर्जा क्या करेगा, ये उत्सर्जित करेगा। ये जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो होती है प्रकाश ऊर्जा बोल दो, या विकिरण ऊर्जा। अर्थात ये ऊर्जा हमें स्पेक्ट्रम रेखाओं के रूप में दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? स्पेक्ट्रम रेखा के रूप में दिखाई देती है। इसका मतलब यह है कि बोर ने यह बताया कि जो परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है, परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम के बारे में अपन आगे की क्लास में पढ़ेंगे। क्या होता है परमाणु का? रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। तो ये किसने बताया? बोर ने। अर्थात बोर का परमाणु प्रतिरूप परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। ठीक।
नंबर 4 देखें, तो बोर ने ये बताया, अपन ने ये पढ़ाया कि नाभिक जो है उसमें पाया जाता है धनावेश, और जो ऊर्जा स्तर में जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे पाया जाता है ऋणावेश। तो अपन ये जानते हैं कि धनावेश और जो ऋणावेश है उन दोनों में आकर्षण होता है। इलेक्ट्रॉन लगातार घूर्णन गति कर रहा है। अब बात ये आती है कि भाई जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन ऋणावेश के कारण नाभिक में आके क्यों नहीं गिरता, क्योंकि विपरीत आवेश है। इसका रीजन बताया उन्होंने, ये बताया कि जब कोई भी आवेशित कण घूर्णन गति करता है, क्या करता है, घूर्णन गति करता है, तो उस पर 2 बल कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, इसलिए जब ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमेगा तो इस पर 2 बल उत्पन्न होंगे। 2 कौन से, एक तो होता है अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, और एक होता है अपकेंद्रीय बल। ये जो अभिकेंद्रीय बल है इसकी दिशा नाभिक की तरफ होती है। इसकी दिशा किधर होती है, नाभिक की तरफ। तो अपन ये कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन की घूर्णन गति से जो अभिकेंद्रीय बल होगा, इस अभिकेंद्रीय बल के कारण ये नाभिक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, और जो अपकेंद्रीय बल होता है इसकी दिशा होती है बाहर की तरफ, या ये कहें नाभिक के विपरीत दिशा में, इस दिशा में। ये क्या है, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। तो जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो 2 बल उत्पन्न हो रहे हैं, अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल नाभिक की तरफ, अपकेंद्रीय बल बाहर की तरफ। और सामान्य अवस्था में जो अभिकेंद्रीय बल होता है, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल एक दूसरे के बराबर होते हैं। भाई दोनों बराबर है, लेकिन दिशा इनकी क्या है, एक दूसरे के विपरीत होती है। इसलिए ये दोनों बल एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं, संतुलित कर देते हैं, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन लगातार एक ही पथ पर, लगातार एक ही पथ पर एक ही वेग से घूर्णन गति करता रहता है। न ये नाभिक की तरफ आता है और न ही बाहर की तरफ जाएगा, जब तक कि अपन इसको बाहरी बल नहीं दे देते। तो नील्स बोर ने ये बताया कि क्यों कोई इलेक्ट्रॉन किसी कोश में लगातार एक ही पथ पर ऊर्जा स्तर पर गति कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न होगा, अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होगा, दोनों समान है, दोनों बल एक दूसरे को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। लेकिन दिशा विपरीत होने के कारण ये संतुलित तो हो जाएंगे, लेकिन दिशा विपरीत है, अर्थात ये एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन पे कोई भी बल कार्य नहीं करेगा और ये लगातार चक्कर काटता रहेगा। तो ये सारी बातें किसने बताई, नील्स बोर ने। तो नील्स बोर ने इस प्रकार से परमाणु की व्याख्या की, परमाणु की संरचना को बताया। धन्यवाद।